हेलो दोस्तों, विकास शर्मा मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज हमारी एसएससी जीडी 2024 मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज की क्लास नंबर 4 है। हम हर क्लास के अंदर मैथ्स पीवाईक्यू के 20 सवाल उठाते हैं, जिससे आपको अब तक यह अंदाजा लग चुका होगा कि एसएससी जीडी के अंदर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, किस लेवल तक पूछे जाते हैं और उनको सोल्व करने की क्या अप्रोच रहती है, ये भी आप लोग सीख चुके होंगे। तो अब हम ज़्यादा देरी न करते हुए अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप एग्जाम फाइट नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस से ही आपको पता चलता है, वो भी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस से, कि एग्जामिनर कैसे सवाल पूछता है और हम उन सवालों को कैसे सोल्व करते हैं, हमारी सोल्व करने की अप्रोच क्या हो रहेगी, ये हम सीखते हैं उस चीज़। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना सवाल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने है। इसमें आपको दे रखा है कि यदि त्रिभुज के भुजाओं की माप 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी अंतः त्रिज्या का माप क्या है, ये आपको बताना है। अब अंतः त्रिज्या कैसे निकालते हैं, ये आपको सीखना चाहिए। और जो 21, 35 और 28 है, ये क्या है, ये कौन सा त्रिभुज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इधर देखिए, आप अपने पास होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसको हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में राइट एंगल ट्रायंगल, RAT। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, ये सीखे आप। ये होते हैं 3, 4, 5। कौन से? 3, 4, 5। एक होता है 5, 12 और 13। एक होता है 7, 24 और 25। और कौन सा होता है? 9, 40 और 41। कौन सा होता है? 9, 40 और 41। और कौन सा होता है? और देखिए, एक मिनट, नौ, 40 और 41 हो गया। फिर 11, 60 और 61। कौन सा? 11, 60 और 61 होता है। 12, 35 और 37। 20, 21 और 29। ये क्या होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। और भी होते हैं, उनको भी हम धीरे धीरे सीखेंगे, जब तक आपको ये ट्रायंगल पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो और देखिए, जब आपके सामने क्या हो? राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो आपको क्या निकालनी हो? अंतः त्रिज्या। क्या निकालनी हो? अंतः त्रिज्या आपको निकालना हो। मतलब R आपको निकालना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटे 2। क्या होता है? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। तो इससे क्या निकल के आती है? इससे अंतः त्रिज्या आपके निकल के आती है। ठीक है, इनर रेडियस। तो अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या था अपना? सवाल था कि यदि त्रिभुज के भुजाओं की माप 21, 35 और 28 हो, 28 सेंटीमीटर हो, तो इसकी अंतः त्रिज्या का माप क्या होगा, ये आपको बताना है। जब हम इन्हें किससे कैंसिल करें? जब हम इन्हें कैंसिल करते हैं 7 से, क्या निकल के आता अपने पास? 3, 5 और 4, जिसे हम लिख सकते हैं 3, 4 और 5। ये क्या हो गया? यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब इसको क्या करना है आपको? इसकी अंतः त्रिज्या आपको निकालनी है। तो अब आप क्या करोगे?
तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेनस कौन सा है? तो हाइपोटेनस तो हमेशा सबसे बड़ी संख्या होती है और परपेंडिकुलर और बेस बाकी बची दो संख्याओं में से कोई सी भी हो सकती है। आप कोई सी भी संख्या मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कितना हो गया 21 प्लस बेस कितना हो गया 28 माइनस 35/2। तो क्या है अपने पास 14/2। तो इनकी जो इनर रेडियस है, अंतः त्रिज्या है, उसका मान कितना निकल के आया है 7 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये सवाल आप सभी को समझ में आया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। इसमें आपको दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की आयु का अनुपात 4:5:7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। जो ये आपको रेशो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, रेशो दिखा रहा है, वो कितना है 4:5:7 है। और ये कब का है, ये 5 वर्ष पूर्व का है। 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व से हम प्रेजेंट में आए, अगर पास्ट से आप प्रेजेंट 5 साल बाद प्रेजेंट में आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 5 सालों को ऐड करना पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा, इन 5 सालों को ऐड करना पड़ेगा। या फिर आप प्रेजेंट से पास्ट में जाए, जो आज प्रेजेंट है, और 5 साल बाद जाए, तो आपको क्या करने का 5 साल माइनस करना पड़ेगा। जो आपको ये योग दे रखा है वो प्रेजेंट का दे रखा है, और रेशो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये पास्ट का दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, पास्ट में चलते हैं। तो क्या करेंगे, -5 करेंगे। अब -5 1 के ऊपर होगा, तो ये क्या है, यहाँ पर 3 है। कितने हैं 3। तो 3 के ऊपर कितना होगा, 3 से मल्टीपल कीजिए 5 को, 3 × 5 कितना हो गया 15। तो -15 होगा। तो 135 - 15 कितना हो गया 120। अब 120 कितने की वैल्यू है, 4, 5 और 7, ये कितने हो गए 4, 5 और 7 कितने हो गए 16। कितने हो गए 16 हो गए। 16 की वैल्यू कितनी है 120 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15/2। 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई है 15/2 निकल कर आई है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि बी और सी, तो बी और सी कितना है 5:7 है। तो ये कितना हो गया 12। तो 12 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना आया 6। कितना आ गया ये टोटल 90। कितना आ गया 90 आ गया। अब ये 90 क्या है, ये 90 5 वर्ष पूर्व है, जो इनकी एज थी, आयु थी, उनका योग है। तो अरे पूछा कितना है 3 वर्ष बाद। अब हम 5 वर्ष पूर्व से 3 वर्ष बाद जाएंगे। ये 5 वर्ष पूर्व था, ये पास्ट था। 3 वर्ष कितने में जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं। तो अंतर कितना हुआ, अंतर आपके पास निकल कर आया है 8 वर्ष का। कितने का निकल के आया है 8 वर्ष का निकल कर आया है। अब 1 के ऊपर 8 वर्ष है, तो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा 16। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 16 ऐड कर देंगे। तो कितना निकल के आया 106 निकल कर आया है। क्या निकल के आया है 106। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। तो 3 वर्ष बाद में बी और सी की आयु का योग कितना होगा 106 वर्ष होगा। ठीक है, आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा है कि 9 और 36 का तृतीय अनुपाती क्या है। मैंने आपको पिछली वाली जो क्लास थी उसमें आपको तृतीय अनुपाती निकालना बताया था।
तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। तो आपसे क्या पूछा है, तृतीय अनुपाती। अब तृतीय अनुपाती आप कैसे निकालेंगे? तृतीय अनुपाती क्या करेंगे, अगर ए हो और बी हो और इसका तृतीय अनुपाती आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर बटे ए, क्या करेंगे, बी स्क्वायर बटे ए आप कर देंगे। तो यहां पर बी क्या है, बी हमारे पास 36, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और ए कितना है, 9 है, तो क्या कर देंगे हम, 9 से कैंसिल कर देंगे 4 बार। अब 36 को आप 4 से मल्टीपल कीजिए तो कितना निकल के आएगा, 144। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। तो इस सवाल का जो आंसर निकल के आया है वो 144 है। ठीक है, आप सभी को ये सवाल समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें आपको दे रखा है कि एक कंपनी में इंजीनियरों की संख्या प्रत्येक 2 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने समय में इंजीनियरों की संख्या अपनी मूल संख्या की 1024 गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। क्या होता है, एक था, कितने हो जाते, 1 से 2 गुनी होती है, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। फिर कितनी होती है, 4 गुनी होती है 2 वर्षों में। फिर कितनी होती है, 8 गुनी होती है। फिर 16 गुनी, फिर 32, फिर कितनी हो जाती है, 64, फिर 128, फिर कितनी होती है, 256, फिर 512 और फिर इसके बाद निकल के आता है 1024। क्या निकल के आता है, 1024। तो ये क्या हो रहा है, हर 2 साल के अंदर 2 2 2 2 और 2, यहां पे 2। ठीक है, तो टोटल कितनी साल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितनी हो गई है, 10 साल हो गई है। 10 हो गई, तो 10 कितनी है, 2 2 2 से मल्टीपल करोगे 10 को तो कितना हो गया, 20 वर्ष। तो आपका आंसर निकल के आया है 20 वर्ष। क्या निकल के आया है, 20 वर्ष निकल के आया। आपको इतना बड़ा नहीं करना था, आपको क्या करना था ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं। आपको करना था, आपको क्या दे रखा है, 2 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, 2 गुनी। जो 2 की पावर है, 2 की पावर 1 कितने वर्ष के अंदर हो रही है, 2 वर्ष के अंदर। और 1024 कितने है, 2 की पावर, ये है 2 की पावर 10। क्या है, 2 की पावर 10 है। तो जो ये पावर है कितना गुना हो रही है, 10 गुना हो रही है। कितना गुना, 10 गुना। तो ये कितना गुना हो जाएगी, ये भी 10 गुना हो जाएगी। तो कितना निकल के है, 20 वर्ष। कितना, 20 वर्ष निकल कर आया है। तो आपका आंसर क्या होगा, 20 वर्ष होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें आपको दे रखा है कि विघ्नेश अपने मासिक वेतन का 42% भोजन पर, 16% घर के किराए पर और 11% मनोरंजन पर और 7% वाहन पर खर्च करता है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण उसे 18,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए एक उधारदाता से 12,000 रुपये उधार लेने पड़ते हैं। उसका मासिक वेतन क्या है? मतलब इनको इतना खर्च करने के बाद भी उसको 18,000 रुपये के जो खर्च था उसको पूरा करने के लिए 12,000 का उधार लेना पड़ता है। मतलब उसके पास कितने पैसे थे? उसके पास 6,000 रुपये थे। कितने थे? 6,000 रुपये। उसके पास 6,000 रुपये थे। एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी लेता हूं जब तक आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए।
गले में थोड़ी सी खराश है तो परेशान कर रही है। चलो, तो उसके पास कितने पैसे थे? 6,000 रुपए थे और 12,000 उसने उधार लिया है, कर्ज लिया है। तो उसने कितना खर्च कर दिया? कितना खर्च कर दिया? 42 प्लस 16 प्लस 11 प्लस 7, कितना खर्च कर दिया? 7 और 42 कितने हो गए? 49। और 11 कितने हो गए? 60। और 16 कितने हो गए? 76। तो उसने 76% उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। अब बचा कितना उसके पास? कितना बचा? 24%। जब 100 में से 76 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 24% बचेगा। अब 24% बचा है और बचा कितना है उसके पास? 6,000 बचा है। कितना बचा है? 6,000। तो 1% की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके सामने? क्या निकल के आएगी? या फिर 4% की वैल्यू क्या निकल के आएगी? वो निकल के आएगी 1,000। कितनी? 1,000 निकल कर आई है 4% की वैल्यू। अब इसको हम 100 बनाए तो क्या करेंगे? 25 से मल्टीपल कर देंगे, ये 100 बन गया। अब इसे भी क्या करना पड़ेगा? 25 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 25,000। तो उसका वेतन क्या था? उसका मासिक वेतन कितना था? 25,000 रुपये था। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। क्लियर है? आप 1% निकाल कर भी इसे सोल्व कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में आपको दे रखा है कि मोहित 10 मीटर पर सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और x किलोमीटर पर घंटे की गति से अपने घर लौटता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान मोहित की औसत गति 12 मीटर पर सेकंड है तो x का मान क्या है, ये आपको बताना है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है, पिछली क्लासों में हमने सीखा है। क्या सीखा है? एवरेज स्पीड निकालना। जो एवरेज स्पीड है वो कैसे निकालते हैं? 2 मल्टीपल S1 S2 बटे S1 प्लस S2। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड हमारे पास है 12, 2 से मल्टीपल कर दिया। S1 कितना है? 10 है और S2 हमें पता नहीं है, तो 10 प्लस क्या हो गया? S2, ये निकल के आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इनको कैंसिल आउट करते हैं। अब हमने इसको 2 से कैंसिल कर दिया, 6 और ये 5 बचा। अब मल्टीपल कीजिए 6 से, तो ये कितना हुआ है? 60 प्लस 6 S2। सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये जो कैंसिल होगा ये 4 बार होगा। कितनी बार होगा? 4 बार होगा। अब इनको मल्टीपल कीजिए, 4 से मल्टीपल किया 10 को, तो कितना हो गया? 40। गलती, एक मिनट, इसको पूरे को तो क्या अपने पास एवरेज स्पीड कितनी थी? 12 इक्वल 2 मल्टीपल S1 कितना है? 10 और S2 हमें पता नहीं, वो तो निकालना ही है। तो 10 प्लस S2। ठीक है, अभी हम कैंसिल करते हैं। अब हम इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 बार और ये 5 और ये कितना आ गया? 3। ठीक है, अब हम इन्हें मल्टीपल करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना जाएगा? 30 प्लस 3S2 इक्वल निकल के आएगा आपके पास 5S2। कितना निकल के आएगा? 5S2 निकल के आएगा। तो जब ये 3S2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2S2 इक्वल 30। अब S2 की वैल्यू क्या आएगी? S2, तो S2 की वैल्यू आएगी, 2 कैंसिल होगा 15 बार, तो S2 की वैल्यू आ गई
15 मीटर पर सेकंड। अगर ये 15 मीटर पर सेकंड है तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, किससे मल्टीपल करेंगे, 18/5 से। किससे मल्टीपल करेंगे, 18/5 से, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसमें आपको क्या दे रखा है, एक मिनट रुकिए आप, ऑप्शन में आपको दे रखा है किलोमीटर पर आवर के अंदर दे रखा है। तो आपको मल्टीपल करना है 18/5 से, 5 से मल्टीपल किया 3 बार तो कितना निकल के आया है, 18×3 = 54। कितना, 18×3 निकल के आपके पास आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, क्या आप सभी को ये सवाल समझ में आया? अगर ये सवाल समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा से रिपीट करके देखिए, फिर आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है और इसमें आपको दे रखा है कि ए और बी एक कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं एवं ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले उसी कार्य का 2/5वां भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपको बताना है। तो ए प्लस बी कितने दिनों में पूरा करते हैं, 120, और फिर बी प्लस सी इसे करते हैं 150 दिनों में, सी प्लस ए इसे करते हैं 200 दिनों में। कितने दिनों में, 200 दिनों के अंदर पूरा करते हैं। अब जो इनका क्या निकल के आएगा, एलसीएम से हम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकल के आया अपने पास, क्या निकल के आया, 600 एलसीएम निकल के आया है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 5, क्या होगी, 5 होगी, और बी प्लस सी की 4 और सी प्लस ए की 3 होगी। तो ये हमारे पास जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होगा, 4 और 5 9 और 3 12। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या हो गया, 6 हो गया है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो ये एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा है कि बी अकेला उसी कार्य का 2/5वां भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपको बताना है। तो बी और सी का कैसे निकालें, जब उसमें से सी प्लस ए माइनस कर दे, जब उसमें से सी प्लस ए माइनस कर दे, और सी प्लस ए कितना है, सी प्लस ए है 3, तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो बी आके निकल कर आएगा 3। तो बी कितना है, 3 है। और इसका कितना भाग करना हमें, 2/5 भाग। तो 2/5 भाग कितना आया, इसका 2/5 भाग कितना निकल कर आया है, वो निकल कर आया है, ये कितनी बार जाएगा, 12 बार, 120, तो 240 निकल के आया है। तो निकालेंगे हम, बी का भाग दे देंगे कितनी बार गया, तो बी अकेला उसके 2/5 भाग को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। कोई दिक्कत इस सवाल में, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दे रखा है कि यदि एक वर्त के व्यास में 15% की वृद्धि होती है तब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। 15% मतलब 3/20। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले क्या था, पाई आर स्क्वायर, पहले आर कितनी थी, 20 थी, कितनी थी, 20। लेकिन अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, आर कितनी हो गई 3 बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है
3 बढ़ गई है, कितनी हो गई है? 23 मल्टीपल 23। अब हम इसे क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 400 रेसो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। कितना बड़ा है ये बड़ा है 129। कितने पे बड़ा है 129? 400 पर। तो अब हम क्या करेंगे? 129 के अंदर 400 का 1% का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा? 3.25। कितना निकल के आया है? 32.25 निकल के आया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दे रखा है, इसको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं। इसमें आपको दे रखा है, एक मिनट, इसमें आपको दे रखा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज के आकार के एक खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। इसके अन्य विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, तो आप इधर देखिए, जब हम इन्हें कितने से डिवाइड करें? 2 से डिवाइड करें। क्या करें? ये कितना अपने पास? 96, 110 और 146। जब हम इन्हें 2 से डिवाइड करें तो क्या निकल के आएगा? 48, 55 और क्या निकल के आया? 73। 48, 55 और 73 निकल के आया है। ये क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब कुछ राइट एंगल ट्रायंगल और बता देता हूं मैं आपको। क्या होता है? 48, 55 और 73। क्या होता है? 48, 55 और 73। ये क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। दूसरा क्या होता है? 36, 77 और 85। 85 क्या होता है? 36, 77 और 85। तीसरा 20, 99 और 101। क्या होता है? 20, 99 और 101 होता है। चलो एक और सीख लीजिए आप। 65, 72 और क्या होता है? 65, 72 और 97। आपने 4 राइट एंगल ट्रायंगल और सीख ली है। और बच रहे हैं कुछ, और आगे की क्लासों में जैसे और सवाल आएगा इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपने कौन कौन से 4 नए सीखे? 48, 55 और 73, 36, 77, 85, 20, 99, 101, 65, 72 और 97। ये आपने सीख लिया है। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि समचतुर्भुज, क्या दे रखा है? समचतुर्भुज दे रखा है। जो समचतुर्भुज था, क्या था? समचतुर्भुज, उसका जो एरिया होता है, क्या होता है? एरिया। वो कैसे निकालते हैं? D1 मल्टीपल D2 बटे में 2। क्या होता है? D1 मल्टीपल D2 बटे में 2। अब ये D1 और D2 क्या है? ये D1 और D2 इस चतुर्भुज के डायगोनल है, विकर्ण है। क्या है? डायगोनल है, विकर्ण है। तो ये इनके विकर्ण है, डायगोनल। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं? 1/2 मल्टीपल बेस इनटू परपेंडिकुलर।
क्या निकालते हैं? 1/2 इंटू बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर आप निकालते हैं। ठीक है, तो आपके पास अब सवाल को करते हैं। सवाल में आपको क्या दे रखा है? कौन सा सवाल था? चलो क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकल के आया? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो एरिया होगा वो कैसे निकालेंगे? 1/2, 1/2 मल्टीपल, दो छोटी भुजाएं वही क्या होगी? बेस और परपेंडिकुलर होंगी। तो क्या होगा? 96 मल्टीपल 110 इक्वल क्या है? जो इस समचतुर्भुज दे रखा है उसका क्षेत्रफल, तो उसका एक विकर्ण कितना है? 60 है, और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, बटे 2 होता है। अब हम इन्हें कैंसिल करेंगे, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है। जब हम यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 16 बार गया है। कितनी बार गया है? 16 बार गया है। तो अब 11 को 16 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया है? करिए आप, 6, 7 और 1, 176 हो गया है। कितना हो गया? 176 आपके पास आंसर आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। ठीक है, आप सभी को समझ में आया? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। इसमें आपको दे रखा है कि एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। तो दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, एक वस्तु मान लेते ए। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। उसकी जो छूट है वो क्या है? 20 है। इक्वल क्या है? बी वस्तु की 25% छूट के बराबर है। अब हम इन्हें कैंसिल करेंगे, 4 बार और ये 5 बार गया। तो ए अपॉन बी, ए बटे बी का जो रेशो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5/4। अगर ए 5 है तो बी कितना होगा? 4 होगा। तो अब आपको क्या करना है? ऑप्शन की तरफ देखना है। कौन से ऑप्शन में ए और बी का रेशो 5/4 आ रहा है? तो जैसे ही आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, उसके अंदर ही आपको ए और बी का रेशो 5/4 नजर आएगा, और सभी जो बाकी के 3 ऑप्शन बचे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या आप सभी को ये चीज क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें आपको दे रखा है कि एक विक्रेता एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 120 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए, यह आपको बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कोई भी चीज है, हमारे पास क्या है? 100% होती है, और उसको अगर 11% के लाभ पे बेचा जाए वो कितनी होगी? 111। अब ऐसा ऑप्शन देखिए जिसके अंदर 111 का भाग जा सके, तो कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर 1। तो देखते ही आप आंसर कर दोगे 111, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। अब ये कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो यह क्या कर रहा है? 4% की हानि हो रही है, लेकिन जब वह 120 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे क्या होता है? 8% का लाभ होता है। क्या होता है? 8% का लाभ होता है। कितने में बेचने पर? 120 रुपए अधिक में बेचने पर। तो कितने का अंतर आ गया? तो इन दोनों का अंतर कितना है? 12। अरे जो 12 अंतर आया वो किसके इक्वल है? 120 के इक्वल। तो 12% का अंतर है 120, तो
1% कितना निकल के आया है? 10%। कितना निकल के आया है? 10% निकल के आया है। अब अगर कोई चीज 100 थी, अब 1% उसका 10 है, तो ये कितने की हो गई? 1000 रुपए की। और इसमें 11% का लाभ हो जाए तो कितने हो जाएगा ये? प्लस 110। तो कितना निकल के आया है? 1110। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इस सवाल में? कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। इसमें आपको दे रखा है कि दो ट्रेनें क्रमशः स्थान ए और बी से शुरू होती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटे और 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करती है। जब तक वे मिलती है तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ये आपको बताना है। तो हमारे पास कोई डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस है? ये वाली डिस्टेंस है, ये रही। ये तो रहा ए और ये रहा बी। ये 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है और ये 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। ठीक है, और जब दोनों मिलती है आपस में, तो जो तेज गति वाली ट्रेन है, तेज गति वाली ट्रेन कौन सी है? ये ये 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। कितनी? 110 किलोमीटर। तो ये 1 घंटे में कितना ज्यादा कर रही है? 10। कितनी ज्यादा कर रही है? ये 1 घंटे में 10 ज्यादा कर रही है, तो 2 घंटे में 20, 3 घंटे में 30 करेगी। तो अब हम क्या करेंगे? ये स्पीड है और ये हमारे पास डिस्टेंस है, तो टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस बटे स्पीड। तो ये 11 घंटे के अंदर जो दोनों ट्रेनें हैं वो 11 घंटे यात्रा करती है। जब ये 11 घंटे यात्रा करेगी तब ही तेज गति वाली ट्रेन 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर पाएगी। तो इन्होंने पूछा है कि इनके बीच दूरी कितनी है। जब दोनों विपरीत दिशाओं के अंदर यात्रा कर रही है तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कैसे आएगी? दोनों जुड़कर। तो इनकी जो सापेक्ष गति है वो कितनी आएगी? 110। कितनी आई है? 110 आई है। अब 110 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ये एक दूसरे की तरफ दौड़ रही है, तो 11 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय कर लेगी? 121, मतलब 1210 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। तो इनके बीच डिस्टेंस कितनी हुई? 1210 किलोमीटर। कितनी हुई? 1200। क्योंकि 11 घंटे के अंदर ये जब मिल रही है, ये इधर से जाएगी और ये इधर से आएगी, तो दोनों ट्रेनें कितनी दूरी तय कर चुकी होगी? 1210 किलोमीटर, जो इनके बीच की डिस्टेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में ये दे रखा है कि एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग है उसका परिमाप और एक वर्ग की परिधि समान है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। एक वर्ग है, एक तो वर्ग हो गया और एक वर्ग हो गया। इसका तो परिमाप और इसकी परिधि दोनों सेम है। और आपको क्या दे रखा है? वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 गुना आर। कितना है? आर हमें पता नहीं, वही तो हमें निकालना है। कितना हो गया? 1386। कितना हो गया? 1386 हो गया। अब हम इसे क्या करते हैं? 22 से कैंसिल करते हैं। जब हम इसे 22 से कैंसिल करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 22 6 132 और 22 3 66। कितना निकल के आया? 22 6 132, 22 3 66। तो आर स्क्वायर कितना हो गया? 63 मल्टीपल 7। तो आर हमारे पास निकल कर आया है, कितना निकल के आया है?
7 या 21 कितना निकल के है? 7 या 21 निकल कर आया है। जब आप 63 को 7 से मल्टीपल करोगे तो 441 निकल के आएगा। फिर हम इसका रूट कर देंगे तो 21 निकल के आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया? आर आ गया है। अब हम वर्त की परिधि निकाल सकते हैं। तो वर्त की परिधि कैसे निकालेंगे? 2πr, तो 2 मल्टीपल 22/7 इंटू 21, तो कितनी आई है? 3, 3 6 और ये 138, तीनों को मल्टीपल करेंगे तो ये 138 निकल के आएंगे। 138 क्या है? वर्त की परिधि। ये किसके इक्वल है? वर्ग के परिमाप के इक्वल। किसके? वर्ग का पैरामीटर कितना है? 138 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का पैरामीटर क्या होता है? 4 गुणा भुजा। क्या होता है? 4 गुणा भुजा। तो जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वर्ग की भुजा निकल के आएगी। कितनी निकल के आई है? क्या निकल के आया हमारे पास? ये 138, 138 22 132 होता है। कितना होता है ये? 132 होता है। ये 132 होता है। तो 132 निकल के आया है। जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आया? 4 × 3 = 12 और ये 4 × 3 = 12। तो जो वर्ग है उसके जो भुजा है कितनी निकल के आए हैं? 33 निकल के आए हैं। और वर्ग का जो क्षेत्रफल वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब 33 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 33 का स्क्वायर करेंगे तो 33 का स्क्वायर क्या होगा? अगर आपको 33 का स्क्वायर नहीं करना है तो आपको क्या करना है? यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट देखिए। यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। तो 33 का स्क्वायर वही संख्या होगी जिसका यूनिट डिजिट 9 हो। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 33 का संख्या का यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, वो है ऑप्शन 1। तो आपका ऑप्शन 1 सही आंसर है। 33 का स्क्वायर होता है 1089। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 1089 वर्ग सेमी है। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में आपको दे रखा है कि रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा करता है। परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो क्या करना है? कोई संख्या हमारे पास कितनी थी? 100 थी। कितनी थी? 100 थी। अब रोहित उसे 2 से विभाजित करने के बजाय, अगर वो 2 से विभाजित करता, क्या करता? 2 से विभाजित करता तो कितना आता? 50। लेकिन वह उसे 2 से विभाजित करने के बजाय क्या कर चुका है? भाग कर चुका है। क्या कर चुका है? भाग। किससे? 2 से। तो 2 से भाग करने के बजाय क्या कर चुका है? वो गुणा कर चुका है। 2 से मल्टीपल कर चुका है। तो कितनी हो गई ये? 200। अब ये कह रहा है कि परिणामी संख्या सही संख्या का कितना प्रतिशत है। जो परिणामी संख्या है कितनी है? 50 है। उस सही संख्या का कितना प्रतिशत? अब ये 200 का कितना प्रतिशत है, ये आपको ये कह रहा है कि परिणामी संख्या सही संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जो सही संख्या कितनी है? वो है हमारे पास 200। परिणामी संख्या कितनी हो गई? 200। और सही संख्या क्या है? 50 है। जो 50 है वो 200 का कितना प्रतिशत, 250 का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो कितना प्रतिशत है? 200/50 मल्टीपल 100। कैंसिल कीजिए 2 बार, तो 400% है। जो 200 है वो 50 का कितना प्रतिशत है? 400%। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल,
अगले सवाल में आपको दे रखा है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है तो निम्न में से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है और लघुत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, ये आपको मैंने बता दिया था। चलो एक बार और बता देता हूं थोड़ा बहुत। कोई संख्या है अपने पास, क्या है, एच एक्स और एच वाई, क्या है, एच एक्स और एच वाई है कोई संख्या। तो आप मुझे बताइए इसका एच सी एफ क्या होगा और एल सी एम क्या होगा। तो आप बताएंगे कि इसका एच सी एफ तो होगा, क्या होगा, एच होगा, क्योंकि दोनों जगह है, ठीक है। और एल सी एम क्या होगा, एच एक्स वाई, क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा इसका एच एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एचसीएफ 8 दे रखा है और पूछा है कि कौन सी संख्या एलसीएम नहीं हो सकती। तो एलसीएम होने के लिए उस संख्या का क्या होना जरूरी है। अगर कोई भी संख्या किसी संख्या का एलसीएम है तो उस संख्या के अंदर उसके एचसीएफ का भाग जाना बहुत जरूरी है। क्या है, उस संख्या के अंदर उसका एचसीएफ का भाग जाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ एचसीएफ एच है, यहाँ पे भाग देंगे तो एच से कैंसिल हो जाएगा, भाग जा रहा है। तो एचसीएफ यहाँ पे कितना है, 8 है। इसका जो एलसीएम क्या हो सकता है, जिसके अंदर 8 का भाग जाए, जिसके अंदर 8 का भाग नहीं जाए वो इसका एलसीएम नहीं हो सकता। तो यहाँ ये एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, ये एलसीएम नहीं है। कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका एलसीएम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही आंसर होगा। क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में आपको दे रखा है कि यदि एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह आपको बताना है। आपको देखते ही आंसर देना है। ऑप्शन नंबर 2 20%। जैसे आप इस टाइप के सवाल देखें आपको देखते ही आंसर कर देना है 20%। अब वो कैसे करना है ये मैं अब आपको सिखाता हूं, लेकिन आपको देखते ही कर देना है। चलो आप बताइए मुझे, कोई संख्या अपने पास क्या है, चलो ये 10 है। अब मैं इसमें 20% की वृद्धि कर रहा हूं। 20% मतलब 1/5 कितने का, 10 का, कितना हुआ, 2। तो क्या हो रही है, 20% वृद्धि करेंगे 10 के अंदर तो ये बन रहा है +2 12। कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। तो ये भुजा किसकी थी, वर्ग की थी पहले। अब जो ये भुजा है ये बढ़कर हो गई, जो भुजा है ये बढ़ गई है, वृद्धि हो गई है। वृद्धि के बाद में ये भी वर्ग की भुजा है। वृद्धि से पहले वर्ग का परिमाप कितना था, 40। वृद्धि के बाद में वर्ग का परिमाप कितना होगा, 48। तो जो ये परिमाप है कितना बड़ा, +8 कितने पे, 40 पे, 8/40। तो क्या निकल के आया है, 1/5। 1/5 कितना होता है, 20%। कितना होता है, 20% होता है। तो आप क्या समझे, अगर कोई वर्ग है उसकी भुजा के अंदर कोई परसेंटेज में चेंज हो रहा है, किसमें, उसके परसेंटेज में चेंज हो रहा है, तो जो उसका परिमाप है उसके अंदर भी सेम ही परसेंटेज के अंदर चेंज होगा। क्या होगा, सेम चेंज होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आई, यस या नो के अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास के अंदर आपको क्या करना है, पहले कोष्टक को सोल्व करना है। तो कोष्टक को सोल्व करेंगे, 4 का भाग देंगे 8 के अंदर, कितना गया, 2। 2 माइनस करेंगे 5 में से, कितना बचा, 3। तो 6 + 3 निकल के आया -1, कितना आ गया, टोटल 8।
ये कितना अपने पास 29/4 प्लस 8 32 हो जाएगा। 4 कितना हो गया 32 × 61। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। 61/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको क्या दे रखा है कि एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य क्रमशः 2:3 के अनुपात में है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। यदि कुर्सी और मेज दोनों पर संयुक्त छूट कितनी है? 26% है, तो मेज पर दी गई छूट कितनी होगी? यह आपको बताना है। जो इनका एमपी है वो किस रेशो के अंदर है? 2:3 के अंदर है। अब ये कह रहा है कि जो कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर ये क्या है? चेयर और ये टेबल। तो कुर्सी के ऊपर इसने क्या कर दिया है? 20% की छूट दे दी। कितने की दे दी? 20% की। और इस पे कितने की छूट दे ये आपसे पूछा है। और संयुक्त छूट, संयुक्त छूट कितनी है? वो है 26%। संयुक्त छूट कितने पर है? वो है 5 के ऊपर, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तभी तो संयुक्त छूट आएगी। कितनी है? 26%। तो आपने एवरेज सीखा होगा, और एवरेज में क्या करते हैं? ये 26 से कितना कम है? जो ये है वो 26 से कितना कम है? -6। और 2 पर कितना कम होगा? -12। अब ये -12 है, अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? -12 ऐड कर देंगे। और -12 ऐड कहां पर होगा? यहाँ पे +12 3 के ऊपर होगा। +12 कितने पर है? 3 पे। तो 1 पे कितना होगा? 4, प्लस का 4 होगा। और प्लस का 4 किसके अंदर होगा? 26 के अंदर प्लस का 4 हो जाएगा। और आपका आंसर होगा 30%। तो टेबल को आप 30% पर बेचोगे तब जाकर ही संयुक्त छूट, 30% की छूट दोगे तब जाकर ही संयुक्त छूट कितनी आएगी? 26% निकल के आएगी। मतलब 26% निकल के आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। इसमें आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से 12 बोरी, 1500 रुपये प्रति बोरी की दर से 8 बोरी और 2100 रुपये प्रति बोरी की दर से 10 बोरी चीनी खरीदी। सभी बोरियों की कुल औसत कीमत क्या है? ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की होगी। अब आप इधर देखिए और क्वेश्चन को हमारे साथ सोल्व कीजिए। आपको क्या दे रखा है? कितनी कितनी बोरी? 12, 8 और 10 बोरी खरीदे। तो इनकी संख्या है, उनका रेशो कितना हो गया है? कितना है? 12 रेशो 8 रेशो 10। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना निकल के आते हैं? 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशो निकल के आएगा 6:4:5। क्या निकल के आया? 6:4:5। अब जो 6 है कितने में बेच रहे हैं? 1200। ये 4 है कितने में बेच रहे हैं? जो 8 बोरी है, 4 है जो 8 ही तो है, कितने में बेच रहे हैं? 1500 में खरीद रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। और जो 5 है कितने? 2100। तो यहां हम क्या करते हैं? एक अजम्पशन करते हैं और हम इनका एवरेज 1500 मान लेते हैं।
भाई एवरेज जो कीमत है इनकी वो हम 1500 रुपये मान लेते हैं एक एजम्पशन करके। तो 1500 से ये कितना कम है, -300, और 6 पे कितना कम हो गया, -1800। 6 से मल्टीपल करते, ये यहाँ पे कितना कम है, 0 कम है। यहाँ पर कितना ज़्यादा है 1500 से, 600 है। और 5 पर कितना ज़्यादा है, 3000। और ओवरऑल देखें तो कितना ज़्यादा है, 1800 माइनस 3000 कितना ज़्यादा है, +1200। कितना ज़्यादा है, +1200। अब ये जो 1200 हैं ये किस पर ज़्यादा, कितनों पर ज़्यादा है, 5 और 4 9 और 6 1500 पर। तो जो ये 1200 है ये 15 पर ज़्यादा है। कितने पे ज़्यादा है, 15 पे। तो एक पे कितना ज़्यादा होगा, एक पे 80। कितना ज़्यादा होगा, 80 ज़्यादा होगा। तो आप क्या करेंगे, आप 1500 के अंदर 80 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर, 1580 आपका आंसर होगा। कितना होगा, 1580 आपका आंसर होगा। ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 12 का मल्टीपल कीजिए, 1200 का मल्टीपल कीजिए 12 से, 1500 का मल्टीपल कीजिए 8 से, और 2100 का मल्टीपल कीजिए 10 से, और फिर उन संख्याओं को ऐड कर दीजिए जो नंबर्स आए, और उनके अंदर जो इनकी संख्या है 12 + 8 + 10 इनका भाग दे दीजिए, फिर भी आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। उस तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगता है उस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से ये तरीका ही आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है। तो ये सवाल आप सभी लोगों को समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये सवाल आपका इस सेशन का लास्ट सवाल है। कौन सा सवाल है, लास्ट है। इस सवाल को करते ही ये सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सवाल में आपको क्या दे रखा है, ये आपका बोर्ड मास का सवाल है। तो बोर्ड मास में आपने सीखा ही होगा, क्या सीखा था बोर्ड मास में आपने सीखा था कि पहले करना है ब्रैकेट सोल्व, फिर करना है का ऑफ। तो क्या करते हैं, 5/2 इसको सोल्व करते, का मतलब क्या हो गया, का मतलब हो गया हमारे पास मल्टीपल, 5/4 - 2 का 1/7 माइनस में भाग 1/7। ठीक है। तो 5/2 मल्टीपल 5 भाग है तो क्या करेंगे 4, -2 मल्टीपल 1/7 भाग है तो ये मल्टीपल में चेंज होकर 7/1 हो जाएगा, जो कैंसिल करके क्या करके कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना है, 25/8 - 2। एलसीएम लिया 8, कितना निकल के आया है 25, 16, 25 - 16 तो कितना निकल के आया है 9/8। कितना निकल के आया है 9/8 निकल कर आया है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर होगा 9/8। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। तो आज हमने हमारी क्लास के अंदर मैथ के 20 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, जो एसएससी जीडी के पिछले सालों में एग्जाम में पूछे गए थे। उन सवालों को एग्जाम में कैसे सोल्व करना है उस अप्रोच को हमने जाना है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।